हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए एक संक्षिप्त वीडियो बना रहा हूँ। कुछ समय की पहले की बात है। एक मेरे पेशेंट हैं, उनके छोटे भाई के यहाँ पे एक बच्चे की डिलीवरी हुई लगभग 30 हफ्ते पे। 30 हफ्ता मतलब कि ये मान लें आप 7 महीने भी पूरे नहीं हो पाए थे या जस्ट कंप्लीट ही किया था। तो अचानक से पता चला कि डिलीवरी करानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे को कुछ समस्या आ रही है जब माँ के पेट में। तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर बच्चे, मतलब कि बच्चे नॉर्मली मैच्योर होते हैं 37 वीक पे। 37 हफ्ते जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैच्योर बच्चे या टर्म बच्चे। बट जब 37 हफ्ते से पहले डिलीवरी अगर हो जाती है तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है प्री टर्म बच्चे। ऐसे बच्चों में समस्या क्या होती है, वो मेरे पास आए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने उनको समझाया घबराने की बात नहीं है। तो जस्ट मेरे दिमाग में आया कि अगर इनको समस्या है तो हो सकता है कि समाज में और भी लोगों को परेशानी होती होगी, प्री मैच्योर बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, क्यों हॉस्पिटल में रखना है, ये सब डाउट्स रहते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक संक्षिप्त वीडियो बना के आपसे एक डिस्कशन करूँ। तो दोस्तों, जब बच्चे प्री मैच्योर होते हैं मतलब समय से पहले हो गए तो उनमें कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो परेशानियाँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उस पे हम लोग डिस्कशन पुराने वीडियोस कर चुके हैं। लेकिन जब बच्चा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी कभी महीने 2 महीने भी हॉस्पिटल में रहते हैं, जैसे NICU बोला जाता है, जैसे वार्ड्स को न्यूनेटल ICU। तो जब उनकी छुट्टी होती है, अब दिक्कत ये होने लग जाती है कि छुट्टी कभी कभी क्या होते हैं कि जहाँ पे भी बच्चा एडमिट है तो वहाँ पे बोला जाता है कि अभी बच्चे को ये परिस्थिति चल रही है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, तो बच्चे को हमें अभी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब समय निकलता जाता है तो फंड्स या पैसे खर्च होते 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 एक समय के बाद खत्म होने लग जाते हैं। कल का ही इंसिडेंस है, एक बच्चे की छुट्टी हमें करनी पड़ी क्योंकि पैसे खत्म हो गए। बहुत सहायता की गई, सब किया गया, लेकिन अब क्या होता है कि एक लिमिट के बाद पेरेंट का पेशेंस, मेंटल उनका जो पीस है वो खत्म हो रहा है, पैसे भी खत्म हो रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि छुट्टी कब करना है। प्री टर्म बच्चा हुआ, प्री मैच्योर बच्चा हुआ, अब उसकी हमें छुट्टी करनी है, कब करनी है, वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, आपको समझना है। क्योंकि अगर समय से पहले जब भी बच्चे की हमने छुट्टी कर ली, जब डिसाइडेड है उसके पहले अगर कर ली तो कुछ समस्या हो सकती हैं। तो पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बच्चे की छुट्टी किन क्राइटेरिया के हिसाब से करनी चाहिए। तो कुछ बातें हैं, जैसे कि नॉर्मली ये देखा गया है कि जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनका वजन एज लो एज 650 ग्राम, मतलब 650 ग्राम से लेके 2 किलो तक के बच्चे प्री मैच्योर या लेस देन 2.5 मान लो आप, ऐसे बच्चों को लोग प्रीटर्म बच्चा बोलते हैं। अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, वो जाने दीजिए। मान के चलिए कोई बच्चा 1 किलो का पैदा हुआ है तो उसको छुट्टी कब करेंगे। कोई बच्चा 800 ग्राम का हो, उसको छुट्टी कब करेंगे। तो एक मोटा मोटा सा एक आप मान लीजिए कि थंब रूल है कि बच्चे का वजन जितना भी हुआ है, लेकिन अगर जब बच्चा छुट्टी होने को जा रहा है तो उसका वजन कम से कम हमारे भारत देश में 1.8 kg होना चाहिए। तो एक तो वजन का क्राइटेरिया हो गया। विदेश में या फॉरेन कंट्रीज में यही क्राइटेरिया 2 kg रखा गया है। लेकिन ठीक है, हम लोग के यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और उतना अर्निंग एंड वो सब चीज़ें नहीं है, तो 1.8, कभी कभी तो हम लोग 1 किलो 600 ग्राम के बच्चे को भी छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन वो छुट्टी करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि बच्चा दूध अच्छे से पी रहा हो, उसकी फीडिंग कम से कम, मान के चलो कि एक फिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से रहता है कि हर 2 घंटे में दूध देना है, तो बच्चा हर 2 घंटे में कम से कम 20 से 25 ml दूध पी रहा हो। बच्चे की दूध जो चल रहा है वो या तो कटोरी चम्मच से चल रही हो या माँ छाती से लगा के दे रही है। कभी कभी छोटे बच्चों में लोग नहीं देते हैं तुरंत से छाती से दूध देने के लिए, क्योंकि बच्चों का वेट गेन नहीं होता उसमें। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि बच्चा 30 हफ्ते में हो गया था, तो उसकी अगली एज, मतलब कि अगर जो नॉर्मल एज उसकी होनी चाहिए, जेस्टेशनल एज जिसको बोलते हैं, वो कम से कम 35-36 हफ्ते हो जानी चाहिए। अब आप समझ लो कि 30 हफ्ते पे बच्चा अगर पैदा हुआ है तो 35 से 36 हफ्ते आने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 1.5 महीने के आसपास। तो 1.5 महीने का समय क्रॉस हो जाए, बच्चे की सांस रुकने की जो टेंडेंसी होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सांस रुकने की टेंडेंसी रहती है, तो वो कम से कम 2-3 दिन, या अगर हम बाई बुक जाएं तो 7 दिन, कम से कम ऐसे 5 से 7 दिन हो चुके हों कि बच्चे ने कभी भी सांस नहीं रोकी है और बच्चा नॉर्मली ब्रीद कर रहा है। बच्चे का वजन अगले 3-4 दिन कंसिस्टेंटली बढ़ा हो, ऐसा नहीं हो कि आज ही बच्चे का वजन
100 ग्राम लॉस कर दिया और हम छुट्टी करा रहे हैं, मतलब अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, वजन लॉस हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान देना है। बच्चे की कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो नहीं चल रही हो, इंपॉर्टेंट मेडिसिन मतलब मान लो कोई एंटीबायोटिक नहीं चल रही हो, एंटीबायोटिक बंद हो गई, इसका मतलब बच्चे को इन्फेक्शन खत्म हो गया है। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि बच्चे के शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो या इन्फेक्शन से संबंधित कुछ भी परेशानियां ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे को वाइटल्स मतलब कि बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, बच्चे की धड़कन, जैसे छोटे बच्चे की धड़कन हम लोग जो मान के चलते हैं 120 से 150 या 160 के बीच में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे की धड़कन बीच बीच में 100 तक जा रही है या बच्चे की लगातार धड़कन 180 चल रही है। तो ये बीपी, बच्चे का बीपी भी स्थिर रहना चाहिए। बच्चे का टेम्परेचर हम देखते हैं कि कम से कम 36.5 से लेके 37.5 के बीच में रहना चाहिए, मतलब कि ना तो ठंडा रहना चाहिए ना गर्म रहना चाहिए। तो ये वाइटल्स होते हैं, नॉर्मल वाइटल्स बच्चे को मेंटेन करना। बच्चा अच्छे से पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे की पॉटी कैसी आ रही है, बच्चा ठीक से पॉटी कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 5-6 दिन से ऊपर होगा बच्चे ने पॉटी नहीं की है। बच्चा एक दिन में हो सकता है 10-15 बार भी कर सकता है, लेकिन एकदम लूज तो नहीं कर रहा है बच्चा, ये हमें देखना है। तो फिर 25-30 बार हो रहा है तो वो हमें देखना है। इसके बाद हमने देखा गया है कि बच्चा कोई भी अन्य सपोर्ट पे नहीं हो, जैसे कि मान चलो कुछ बच्चे सांस की मशीन पे रहते हैं, सीपैप जिसको बोलते हैं, वेंटिलेटर बोलते हैं, तो वो सब चीजें हट चुकी हों, तो कोई भी सपोर्ट नहीं हो बच्चा को। बच्चे का दूध लेने का तरीका, या तो माँ का दूध पी रहा है या कटोरी चम्मच से ले रहा है, सफिशिएंट क्वांटिटी में पी रहा है, बच्चे का वजन लगातार बढ़ रहा है, बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं है, बच्चे की सांस रोकने की जो टेंडेंसी है वो नहीं चल रही है, या ऐसी कोई अगले लास्ट जो 3-4 दिन हो चुके हैं उनमें ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सब तो होगा एनआईसीयू के क्राइटेरिया। फिर हम ये देखते हैं कि केयर गिवर, मतलब कि जैसे कि जब बच्चा घर पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मदर ही उसकी केयर करेगी, या फिर मदर के साथ साथ और भी कोई फैमिली मेंबर भी होते हैं जो कि बच्चे की केयर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो सब कम से कम लास्ट जो बच्चा एडमिट रहा है एनआईसीयू में, तो कम से कम 3-4 दिन 5 दिन जाके उन्होंने वो केयर सीख ली है जो हमारे एनआईसीयू में नर्सिंग स्टाफ है उनसे। क्या केयर सीख ली है कि बच्चे की सांस रोकने की टेंडेंसी वो पकड़ में आ रही है, कि बाई चांस अगर मान चलो कि बच्चे ने सांस रोक ली तो पता तो चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने सांस रोकी है। बच्चे की कैसे फीडिंग करानी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चे का वजन बढ़ाना है, क्योंकि छोटे बच्चे हुए हैं 1 किलो 1 किलो 500 ग्राम के, तो उनको वजन बढ़ाना है। तो उनकी फीडिंग, और बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा, दूध पिलाने से। दूध पिलाने का तरीका, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है बहुत अच्छी बात है। बच्चे को कभी कभी हमें जब माँ के दूध नहीं पी पाते हैं तो हम लोग कटोरी चम्मच से देते हैं, तो कटोरी चम्मच से दूध कैसे दे रहे हैं वो देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 20 ml उसको हम दे रहे हैं तो 20 ml में से वो 1-2 ml स्पिल आउट कर सकता है, गिरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा 20 ml में से 10 ml ही बच्चे ने पिया और बाकी आधा पौना घंटा लग गया देने में, नहीं। एक फीडिंग टाइम रहता है 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट बच्चे को दूध पीना ही पीना है, जितना भी क्वांटिटी हम दे रहे हैं, तो ये देखना है। इसके बाद बच्चे का हमें ये देखना है कि KMC एक होती है, कंगारू मदर केयर, तो कंगारू मदर केयर सीख लेना है, क्योंकि जब छोटे बच्चे हैं, मान के चलो कि 1 किलो 600 ग्राम के बच्चे की हम छुट्टी करने जा रहे हैं तो उसका वजन दूध से बढ़ेगा। दूसरा एक KMC पद्धति होती है जिसमें चेस्ट पे जो भी माँ है या पापा हैं या कोई भी घर के अन्य सदस्य हैं वो उसको अपनी छाती से डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करके और उसकी KMC की प्रोसीजर को कर सकते हैं। KMC के क्या फायदे हैं, अगर मदर KMC दे रही है, कंगारू मदर केयर दे रही है, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बट माँ का दूध भी उससे बढ़ता है, मदर और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चे के अन्य पैरामीटर्स बहुत अच्छे इंप्रूव करते हैं, बच्चे की सांस रोकने की टेंडेंसी भी कम होती है। तो ये बहुत अच्छे फायदे हैं KMC के। इसके बाद जब बच्चा छुट्टी हो रहा है तो हमें इन्फेक्शन बच्चे को नहीं देना है, वो चीज़ हमें सीखनी कि हम क्या करें और क्या ना करें। जैसे कभी कभी जाते हैं, घर पहुंचे अचानक से ढेर सारे लोग आ गए, तो ये सब चीज़ इन्फेक्शन को बढ़ावा देने वाली हैं। तो कैसे इन्फेक्शन हम बच्चे को नहीं देंगे, हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सीख लेना है कि बच्चे की फीडिंग कराने के पहले ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, तो ये लर्न करना। इसके बाद हमें अब उसको ये देखना है कि कोई भी दवाई बाई चांस, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स पे हम छुट्टी करते हैं, कुछ उसको मल्टीविटामिन देते हैं, कभी कैल्शियम देते हैं, कभी अगर मान के चलो कि एपनिया हो रहे हैं तो हम लोग कभी कभी एपनिया को रोकने के लिए कुछ हम लोग दवाई देते हैं। तो वो सब दवाई कैसे देनी है, कब कब देनी है, उनका कितना मात्रा देना है, ये सब बच्चे की माँ को या बच्चे के कोई भी जो केयर गिवर है उनको सीख लेनी है। इसके बाद हमें कैसे बच्चे की क्लोथिंग, मतलब कपड़े कितने पहनाने हैं, कब कैसे पहनाने हैं, कब हमें सिंगल लेयर में रखना है, कब हमें डबल लेयर रखना है, ये सब चीज़ें सीख लेनी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, जब छुट्टी करते हैं तो उसके बाद जो भी
अस्पताल से की जा रही है तो वहाँ पे फॉलो अप डेट दी जाती है। तो हमें कब कब बच्चे को दिखाने आना है। फिर हमारे बच्चे को, अब छोटा बच्चा है तो जनरली ये देखा जाता है कि 2 किलो से नीचे के बच्चों को हम लोग कुछ वैक्सीन नहीं लगाते हैं, कुछ टीके नहीं लगाते हैं। तो टीके कब लगवाने हैं ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण जांच रह गई है, जैसे कि छोटे बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, तो उसकी जांच होती है। कभी कभी हर हफ्ते हफ्ते करनी पड़ती है, कभी कभी 15-15 दिनों पे करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कौन से डॉक्टर साहब से मिलना है, आंखों के डॉक्टर साहब का नंबर होना चाहिए। फिर कानों की जांच, बच्चे की कान की जांच छुट्टी के टाइम हुई है कि नहीं हुई, नहीं हुई है तो एक कोई भी फिक्स डेट बताया जाता है कि जैसे मान चलो कि 3 महीने का जब बच्चा होगा तब हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 महीने के पहले करनी है तो वो जांच की रिपोर्ट क्या थी, फिर हमें फॉलोअप करना है नहीं करना है। बच्चे की थायराइड की जांच हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्मली हर अस्पताल में दूसरे तीसरे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे होने के बाद हम लोग सेकंड रिपोर्ट के लिए वेट करते हैं कि सेकंड जांच फिर से कराएंगे, तो वो तो हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसके बाद मान के चलो हमने हर चीज समझ ली, फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे छोटे बच्चों को री एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो री एडमिट करने के क्या क्राइटेरिया रहेंगे, ऐसे बच्चों में और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इनकी बच्चों की ग्रोथ के बारे में हमें समझ लेना है। क्योंकि अगर मान के चलो कि 1 किलो 600 ग्राम का बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो ऐसे बच्चों में कोई और अन्य परेशानी इनकी ग्रोथ से संबंधित या इनके डेवलपमेंट से संबंधित हमें क्या क्या देखना है वो सब चीजें समझ लेंगे। कभी कभी ये बच्चे कुछ कहने चाहिए कि इनएडिक्वेट प्रैक्टिस के चलते इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें हर चीजों को समझ के और पूरा उनको डिटेल में डिस्कस करके, जो भी डॉक्टर बच्चे को देख रहे हैं, जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं या केयर गिवर हैं हॉस्पिटल में, उनसे पूरे डिटेल में समझना, तभी आपको अपने बच्चे की छुट्टी करानी। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे दिए गए हॉस्पिटल के नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।